नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। ठीक है जी। और अगर आपने हमारे चैनल जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? चीता, बाघ, बारहसिंगा या फिर हिरण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम और इकट्ठी कर लेते हैं अपने पास। देखिए, राजकीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को हर साल 2018 से मनाना शुरू किया है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पक्षी है सारस, जिसे क्रौंच भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष है अशोक, जिसे सीता अशोक भी कहते हैं। राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। कुल जिले 75 हैं। कुल मंडलों की संख्या 18 है और नवीनतम मंडल है 2008 में बना है अलीगढ़। अब आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट, वो जो डिस्ट्रिक्ट है किस मंडल में आता है, उसका नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए। विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना। ठीक है। विधानसभा सीट हैं 403, विधान परिषद सीट हैं 100, लोकसभा सीट हैं 80 और राज्यसभा सीट हैं 31। और ये इनको आप जानते ही हो, बुलडोजर बाबा। ठीक है। योगी आदित्यनाथ। वैसे अजय सिंह बिष्ट नाम है इनका, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। और ये हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक है जी। और ये रहा राजकीय चिन्ह, देख लीजिए राजकीय चिन्ह में क्या क्या होता है। एक तो धनुष होता है, ठीक है, एक तीर होता है, इधर यमुना का और इधर से गंगा का संगम यहाँ प्रयागराज में है। ठीक है। और ऐसे करके फिर ये बहती हैं, यानी गंगा और यमुना का संगम है यहाँ पर। 2 मछलियाँ हैं, बस इतना याद रखिए, 2 मछलियाँ हैं, एक तीर धनुष है और गंगा यमुना का संगम है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। ठीक है। तो ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चंस के बारे में जो हमने पहले डिस्कस किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है उसके बारे में, और ये अन्य इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश की। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कि किस वर्ष अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। किस वर्ष अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? वर्ष 2005 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 1998 में या वर्ष 1994 में? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इधर जिसे हम जान लेते हैं। देखिए, उस क्वेश्चन का सही आंसर तो 1998 है, यानी अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए, क्या योगदान था उनका कि गरीबी के लिए उन्होंने अधिक परिष्कृत उपायों का विकास किया और अकाल के कारणों और रोकथाम पर उनके कार्य के लिए वर्ष 1998 में उनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है। यह पुरस्कार 5 अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार उन लोगों को या उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 1 वर्ष में मानव जाति के कल्याण के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचाने का कार्य किया हो। ठीक है। वर्ष 1901 से यह पुरस्कार कंटिन्यू है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार वर्ष 1968 से स्टार्ट हुआ है, जो कि स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है जी। तीसरा प्रश्न है, विश्व का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए अब आप बताइए, भारत या चीन? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दुनिया में अब चाइना दूसरे नंबर पर आ चुका है आबादी के मामले में। देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र ने अभी आंकड़े जारी किए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ है, जबकि चाइना की आबादी 142.57 करोड़ है।
और यहाँ पर हमने एक बहुत ही प्यारा सा ग्राफ यूज़ किया है। आप देखिए कि ये जो लाइन है ये वर्ष 2000 एक सेकेंड ये वर्ष 2023 की लाइन है, ठीक है। यहाँ पर चाइना को ओवरटेक किया भारत की पॉपुलेशन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हुए वर्ष 2065, 70, 75 तक ये आबादी भारत की जो है वो नॉर्मल रूप से डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी, बट चाइना की जो आबादी है वर्ष 2075 तक ये जो आबादी है ये ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास रह जाएगी, ऐसा अनुमान है संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। चौथा प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस किस राज्य में स्थित है। देखिए ये है उम्मेद भवन पैलेस, बहुत ही प्यारा, ठीक है, बट नॉर्मल लोग नहीं जा सकते इसमें, ठीक है, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है। उम्मेद भवन पैलेस देखिए राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में है ये। चलिए इसकी खासियत जान लेते हैं इसको। देखिए उम्मेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। इस महल को चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस महल के संस्थापक महाराजा उम्मेद सिंह थे। यह विश्व के शीर्ष होटल श्रेणी में गिना जाता है। राजस्थान की राजधानी, चलिए ये तो रही उम्मेद भवन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे गुलाबी शहर कहते हैं। राजस्थान में कुल जिले हैं 33। प्राचीन महत्व से संबंधित राजस्थान में कुछ स्थल हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो बहुत ही फेमस है कालीबंगा, वो भी राजस्थान में है। बालाथल भी राजस्थान में है। माउंट आबू पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान में ही है। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को की धरोहर है, एक यूनेस्को जो साइट है वो भी भरतपुर में है राजस्थान में, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है किस राज्य में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क नागालैंड में, जी नहीं। उत्तराखंड में, जी नहीं। जम्मू कश्मीर में, जी नहीं। यह है हिमाचल प्रदेश में। चलिए देखते हैं। देखिए जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो है हिमाचल प्रदेश में, और ये रही उसकी एक छोटी सी पिक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है और इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था और यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वर्ष 2014 को यूनेस्को ने इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर घोषित किया था, ठीक है। छठवां प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रदूषक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन। एंड बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये रही इस प्रश्न की। देखिए वाहनों के ईंधन में अपर्याप्त प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता है और मनुष्य जो है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं सिंपल सा। सपोज़ दैट आप लकड़ी जला रहे हो किसी रूम में, ठीक है, और वो लकड़ी अध जली रह जाती है, तो आपके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कमरे बंद करके सोता है तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। और वो रीज़न यही है कि हीमोग्लोबिन जो है रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जो है क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता और मनुष्य का दम घुटकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मोटर वाहनों से निकलने वाली अन्य प्रमुख गैसों में जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है, तो 0.03% है, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम निम्न में से किसकी इकाई है। और आपके ऑप्शंस हैं तरंग दैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति या वेग। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, तरंग दैर्घ्य है। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसकी बाकी के ऑप्शंस की। एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्घ्य की इकाई है, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है, वेग मापा जाता है मीटर पर सेकंड में और ऊर्जा की इकाई जो है जूल होती है, ठीक। ये ऑप्शंस की जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानकारी। चलिए एक सेकेंड। आठवां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर। देखिए जो बैरोमीटर होता है, एक सेकेंड, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे गिरना तूफानी मौसम का संकेत होता है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। मैनोमीटर से द्रवों या गैसों का दाब मापा जाता है। ठीक है जी, चलिए 9वां प्रश्न है, आपको बताना है भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल विकसित की है। आपके ऑप्शंस फ्रांस, रूस, अमेरिका या इजराइल। बराक 8 मिसाइल इजराइल के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है, और ये रही बराक 8 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। देखिए बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, आप ये देख लेना, इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है। ठीक है, जैसे वेट है 270 kg, हाइट है इसकी 4.5 मीटर, पेलोड है 60 kg तक और स्पीड है इसकी 2 मैक तक। ओके, यानी कि हवा से ये दुगनी स्पीड से रन कर सकती है। 10वां प्रश्न है, कबूतर जो पक्षी होता है निम्नलिखित में से किसका प्रतीक होता है। खतरे का प्रतीक, शोक का प्रतीक, प्रगति का प्रतीक या शांति का प्रतीक। देखिए कबूतर जो होता है ना वो शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन। कबूतर शांति का प्रतीक होता है, जबकि लाल प्रकाश जो होता है ना, जो रेड लाइट होती है वो खतरे का प्रतीक होती है या यातायात को रोकने का प्रतीक होती है। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स को। ठीक है, बाहाँ पर काली पट्टी जो शोक होता है, जैसे बाहाँ पर काली पट्टी बांधते हैं ना, जैसे इस तरीके से अक्सर फिल्मों में देखा होगा, तो ये शोक या विरोध जताने का प्रतीक होता है। चक्र, हमारे भारतीय तिरंगा में ये चक्र देखा होगा, ये चक्र ही प्रगति का प्रतीक है। ठीक है जी, चलिए 11वां प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है USA में, और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए देखो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 फीट है और आधार सहित इसकी कुल ऊंचाई जो है 305 फीट है। अमेरिका की क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती यानी फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर इस तांबे की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ध्यान रखना। अब देखिए भारत की सभी महत्वपूर्ण प्रतिमाओं के लिए हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। भारत की सभी महत्वपूर्ण प्रतिमाओं की, उनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, आप जाकर देखिए। ठीक है, और आपको मैं बता दूं वो आपको मिलेगा GS फाइटर्स के नाम से नहीं मिलेगा। एक्चुअली हमारे चैनल का नाम पहले था ग्रेविटास स्टडी पॉइंट और उसी नाम से हमने वो वीडियो बनाया था। ठीक है, बट उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप देख लीजिए। ओके, 12वां प्रश्न है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए तो उसकी न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 27 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए उस व्यक्ति की। ठीक है, देखो भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद संख्या 153 में राज्य के राज्यपाल की व्यवस्था की गई है और 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ऐसा कहा गया है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास जो होती है क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग होती है, जबकि राज्यपाल के पास 161 के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 165 राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था करता है। जैसे केंद्र में होता है ना, जो आर्टिकल नंबर 76 है जिसमें महान्यायवादी की व्यवस्था करता है, ये उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था 165 अनुच्छेद के तहत की जाती है। और एक संशोधन हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है, 7वां संशोधन वर्ष 1956 में। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक
राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल्स थे कुछ महत्वपूर्ण। बाकी राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है जी। 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? गुजराती में, मराठी में, अंग्रेजी या हिंदी? देखो, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है गुजराती में, क्योंकि गुजरात के थे, मूल भाषा है उनकी, जो क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह में सफल होने के बाद दी थी। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उसी दिन के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किए गए अन्य प्रमुख आंदोलन हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। ठीक है जी। चलिए, 14वां प्रश्न है, आपको बताना है वह 10वें खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने 500 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। यानी 500 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बने हैं। सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा या पृथ्वी शॉ? देखिए, ये तो नहीं होने वाले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विराट कोहली बने हैं 10वें खिलाड़ी जिन्होंने 500 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के कितने लोगों को अगले 5 साल में शिक्षित किए जाने की योजना है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के 5 करोड़ लोगों को जो है शिक्षित किए जाने की योजना है अगले 5 साल में। ओके, देखिए ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हर प्रैक्टिस सेट का जो है PDF वहाँ मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।